हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा पॉलिटी में टॉपिक रहेगा पार्लियामेंट्री कमिटीज, संसदीय समितियां। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? संसदीय समितियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करें संसदीय समितियों में, तो संसदीय समितियों का उद्भव कहाँ से हुआ या उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो पार्लियामेंट्री कमिटीज का उद्भव ब्रिटेन से हुआ। कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से। और वर्तमान में इनका प्रयोग जो है सबसे ज्यादा कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका में किया जा रहा है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले ब्रिटेन से इनकी शुरुआत हुई। भारत में बात करें तो भारत में जो भारत सरकार अधिनियम था 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पार्लियामेंट्री कमिटीज की शुरुआत की गई। तो ये तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में तो इसके प्रावधान थे। सबसे पहली प्रथम संसदीय समिति बनी थी 1921 में। कब बनी? 1921 में। ये तो हो गई इसके हिस्ट्री की बात कि कहाँ से शुरुआत हुई, भारत में कैसे शुरुआत हुई। तो कहाँ से शुरुआत हुई? ब्रिटेन से। भारत में आया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, और पहली पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी 1921 में। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज दो तरीके की होती हैं। एक तो होती है परमानेंट कमेटी, स्थायी समिति। जो स्थायी समिति होती हैं वो मतलब एक फिक्स ड्यूरेशन पे इनका गठन किया जाता है। इनका कार्यकाल निश्चित होता है और एक समय अंतराल पर इनका गठन दोबारा से किया जाता है। जबकि जो अस्थायी समितियां होती हैं उनका ये एक तरह से एडहॉक कमेटी होती हैं, तदर्थ समिति होती है। कोई भी बिल है या कोई एक्ट लाया जाना है तो उसके बारे में एक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और वो एक्ट पास होते ही वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद दोबारा उसका कभी गठन नहीं किया जाएगा। तो ये होती है टेम्पररी कमिटीज। अब इनमें जो कमिटीज हैं उनके कोरम को पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इनके कोरम के लिए या गणपूर्ति के लिए 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कि यदि किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में 30 सदस्य हैं तो उसकी मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए, उसका कोरम पूरा करने के लिए 10 सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए। संसदीय समितियों में हमने अभी तक क्या क्या बात की कि इनकी शुरुआत ब्रिटेन से हुई। भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत इनके प्रावधान थे और पहली पार्लियामेंट्री कमेटी भारत में बनी थी 1921 में। और दो तरीके की समितियां होती हैं, स्थायी समिति और अस्थायी समिति। और 1/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए कोरम को पूरा करने के लिए। अब हम जो है पार्लियामेंट्री कमेटी में जो परमानेंट कमेटी हैं उनमें से कुछ मेजर कमेटी की बात करेंगे, क्योंकि टेम्पररी कमेटीज जो हैं वो तो बहुत सारी बनती हैं और वापस विघटित भी होती हैं। परमानेंट कमेटी की बात करेंगे। अब जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं तो उनकी जरूरत क्यों पड़ी, उनका महत्व या उनका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो है पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई गई? तो पार्लियामेंट्री कमेटीज इसलिए बनाई गई, एक तो पार्लियामेंट का जो है काम का बोझ कहें या जो कार्यभार है उसको कम करने के लिए, कि संसद का कार्यभार कम करने के लिए, क्योंकि संसद के पास बहुत अधिक कार्य होता है और समय का अभाव होता है। तो जो इसके कार्य हैं वो अलग अलग समितियों में बांट दिए जाते हैं जिससे कि कम समय में ज्यादा काम हो सके। तो संसद का कार्यभार कम करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो संसदीय समितियां बनती हैं उनमें जो है किसी भी विषय के विशेषज्ञ होते हैं। यदि किसी बजट के लिए कोई कमेटी बनाई जानी है तो बजट में जो सदस्य होंगे वो इकोनॉमी के या बजट से रिलेटेड जो भी हैं उनके विशेषज्ञ होंगे, उनके बारे में उनको अच्छा नॉलेज होगा। तो इसलिए क्या होता है कि विशेषज्ञता को प्रोत्साहन मिलता है कि आपके पास जो भी स्पेशलिटी है किसी भी फील्ड में उसको क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद ये क्या करती हैं? लोकसभा और राज्यसभा में ये सहयोग बनाने का कार्य करती हैं, क्योंकि बहुत सारी कमेटीज ऐसी हैं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। तो अब किसी भी समिति में यदि दोनों सदनों के सदस्य हैं तो वो आपस में सामंजस्य बना के कार्य करेंगे। तो इससे लोकसभा और राज्यसभा के मध्य क्या बना रहता है? सहयोग या सामंजस्य बना रहता है। चौथा है कि यह सत्ता पक्ष
प्लस विपक्ष के मध्य भी सहयोग बनाती हैं, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। तो संसदीय समितियों के महत्व में हमने क्या क्या देखा। पहली बात तो ये कि ये संसद के कार्यभार को कम करती हैं। दूसरा है कि इसमें विषय विशेष के विशेषज्ञ होते हैं, इसलिए उनकी स्पेशलिटीज को प्रोत्साहन मिलता है। तीसरा है कि ये लोकसभा और राज्यसभा के मध्य सहयोग का काम करती हैं, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। चौथा है कि यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य भी सहयोग को बढ़ावा देती है। तो ये संसदीय समितियों की बेसिक जानकारी होगी, उनका महत्व क्या है इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम कुछ महत्वपूर्ण समितियों की बात करते हैं। तो हम पढ़ेंगे परमानेंट कमिटीज, स्थायी समितियां। स्थायी समितियों में भी कुछ जो मेजर कमिटीज हैं उन्हीं की हम बात करेंगे। तो स्थायी समितियों में एक तो होती है फाइनेंशियल कमिटीज, वित्तीय समितियां। अब 3 तरीके की वित्तीय समिति होती हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, परमानेंट कमिटीज पढ़ रहे हैं, स्थायी समितियां। उनमें पहली है वित्तीय समितियां। वित्तीय समितियों में क्या है, 3 तरीके की जो है वित्तीय समिति होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी। कौन सी? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति है, तो एक तो हम इनमें सब में सदस्य की बात करेंगे, इनका इलेक्शन कैसे होता है और इनका कार्यकाल क्या होता है और इनका कार्य क्या है, ये चीजें हम इनमें देखेंगे। तो सबसे पहले सदस्यों की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। उनमें से लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब इसका चेयरपर्सन किसको बनाया जाएगा? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है विपक्ष का जो नेता होता है। विपक्षी दल से किसी भी एक सदस्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद कार्यकाल की बात करें तो इस समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का, यानी कि प्रत्येक 1 वर्ष में इस समिति का दोबारा गठन किया जाता है। और उसका ये चुनाव की बात करेंगे, चुनाव किस तरीके से होता है? तो चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसमें एक पॉइंट ये है, जो फाइनेंशियल कमिटीज है उनमें तीनों में ही है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। ये तीनों फाइनेंशियल कमिटीज में है। ये हमें इसलिए ध्यान रखना क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट डाल देते हैं और पूछ लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या है कि मंत्री जो इसका सदस्य नहीं होता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य ये है कि जो भारत के केग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनके द्वारा जो ऑडिट जारी की जाती है, जो उनके द्वारा जो प्रतिवेदन जारी किया जाता है उसकी समीक्षा करना। केग के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसकी समीक्षा करती है लोक लेखा समिति। ये इसका मुख्य कार्य है। बाकी और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य कार्य क्या है कि केग के प्रतिवेदन की समीक्षा करना। ये जो समिति है इसे केग का मित्र या दार्शनिक भी कहा जाता है। तो फाइनेंशियल कमिटीज में पहले हमने देखी पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष कौन होता है? फ्रॉम ओपोजिशन, विपक्षी दल से कोई भी एक इसका अध्यक्ष होता है। चुनाव की बात करें, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल संक्रमणीय मत। टेन्योर, कार्यकाल 1 साल का होता है और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता। ए मिनिस्टर कैन नॉट बी ए मेंबर। कार्य की बात करें तो उसका कार्य होता है टू एग्जामाइन द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ केग, केग का जो प्रतिवेदन होता है उसकी समीक्षा करना। और इस समिति को केग का मित्र या दार्शनिक भी कहा जाता है। उसके बाद अगली कमेटी की बात करें, नेक्स्ट है एस्टिमेट्स कमेटी, प्राकलन समिति। हिंदी में क्या कहेंगे?
प्राक्कलन समिति। तो इसमें सबसे पहले सदस्यों की बात करें तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं और सभी के सभी लोकसभा से होंगे। जितने भी सदस्य होंगे सभी लोकसभा से होंगे। क्यों होंगे वो भी अभी हम देखते हैं। जब सभी सदस्य लोकसभा से हैं तो राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, कि राज्यसभा का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है। चुनाव सेम है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, चुनाव इनमें सब में सेम तरीका रहेगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कार्यकाल इसका भी 1 साल का है। कितना है? 1 वर्ष। और इसमें भी यही है कि मंत्री जो है इसका सदस्य नहीं हो सकता। ये हमने बात की थी तीनों वित्तीय समितियों में मंत्री जो है उनके सदस्य नहीं होते हैं। अब इसका मुख्य कार्य क्या है? इसके नाम में ही है एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति की ये जो है आकलन करने का काम करती है। अब किसका आकलन करेगी? कि जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, बजट के प्रावधानों की समीक्षा करती है। बजट में जो प्रावधान किए गए उनकी समीक्षा की। बजट में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लेके आई और वो उस पर कितना अमाउंट रखती है उसको रिव्यू करने का या उसकी समीक्षा करने का काम करती है एस्टिमेट कमेटी। इनकी जो भी कमियां हैं उनको दूर करने का काम करती है। बजट की प्रावधानों की समीक्षा करना और उनकी कमियों को दूर करना इसका मुख्य कार्य है। तो बजट के प्रावधानों की कमियों को दूर कर रहा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? मितव्ययता समिति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मितव्ययता समिति भी इसको हम कह सकते हैं। अब बजट बनाने का काम किसका होता है? लोकसभा का। बजट बनाने में हमने देखा था कि उसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। तो फिर जो एस्टिमेट कमेटी है उसमें सदस्य भी कहाँ से होंगे? लोकसभा से। तो एस्टिमेट्स कमेटी में हमने क्या क्या देखा? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यसभा हैज नो रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन का मैनर सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। टेन्योर 1 साल का है, कोई भी मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं हो सकता है। इसके मुख्य कार्य हैं कि बजट के प्रावधानों की समीक्षा करना और उनकी कमियों को दूर करना। इसलिए इसको हम मितव्ययता समिति भी कह सकते हैं। तीसरी वित्तीय समिति है कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। लोक पीएसयू के बारे में कमेटी बनाई गई है। किस पर है? पीएसयू पर। तो सदस्य इसमें भी कितने होंगे? 22 सदस्य होंगे, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। चुनाव की प्रक्रिया इसमें भी सेम है जैसी पहले हमने 2 में देखी है। कार्यकाल इसका भी 1 साल है। कितना है? कार्यकाल 1 साल है और मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं हो सकता है। कार्य की बात करें तो के द्वारा जो पीएसयू है, लोक उपक्रम है, लोक उपक्रम की प्रतिवेदन जो दिया जाता है उसकी जांच करना। लोक उपक्रम प्रतिवेदन की जांच करना। जो के पीएसयू पर जो रिपोर्ट देते हैं उसकी जांच कौन करता है? कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो बहुत सिंपल सी है। तीसरी कौन सी है? लोक उपक्रम समिति। सदस्य कितने हैं? 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। चुनाव सेम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। कार्यकाल 1 साल है, कोई मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं होगा। कार्य क्या है? टू रिव्यू द केक्स रिपोर्ट ऑन पीएसयू, कि केक के द्वारा जो लोक उपक्रम प्रतिवेदन दिया जाता है उसकी जांच करना। और इसमें ये एक पॉइंट है कि इसकी स्थापना 1964 में हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्णा मेनन कमेटी। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हो गई हमारी वित्तीय समितियां। इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल कमिटीज, विभागीय समितियां, या इनको हम विभागीय स्थायी समितियां भी कहते हैं। कौन सी है? विभागीय स्थायी समितियां। विभागीय स्थायी समितियां हैं, इनकी शुरुआत हुई थी 1989 में। कब हुई? 1989 में संसद ने एक अधिनियम लाया विभागीय समितियों के लिए। कब लाया? 1979 में विभागीय समितियों के लिए
विभागीय समितियों के लिए एक अधिनियम लाया गया और अधिनियम पारित। फिर 1993 में 17 समितियों की स्थापना की गई। कितनी? 17 समितियां। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 24। और 24 कब की गई थी? 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी थी। तो विभागीय समितियों की शुरुआत कब हुई? 1989 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया विभागीय समितियों के लिए। फिर 1993 में 17 समितियां बनाई और 2004 में इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी? 24। और ये जो 24 समितियां हैं उनमें से 16 समितियां तो होती है लोकसभा में और 8 किसमें होती हैं? राज्यसभा में। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होंगे, उसमें 21 लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है। अब इसके कार्यों की बात करें तो इसका कार्य हमने बजट में देखा था कि बजट जब पेश किया जाता है उसके बाद वो विभिन्न विभागीय समितियों को दिया जाता है। बजट पेश करने के बाद किसको दिया जाएगा? बजट पेश करने के बाद दिया जाता है विभागीय समितियों को। उसके बाद वो इसमें जो बजट के प्रावधान है उसकी समीक्षा करती है। विभागीय समितियों को दिया जाएगा और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जितना बजट रखा गया है, अलग अलग विभागों के लिए जितना बजट रखा गया है उनकी वो समीक्षा करती है। और एक समिति जो है, एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा भी कर सकती है। कि एक समिति को 2, 3 या उससे ज्यादा भी विभाग दिए जा सकते हैं कि आपको इतने विभागों के बजट की जांच करनी है या उनकी समीक्षा करनी है। ये बात है विभागीय स्थायी समितियों की। तो विभागीय स्थायी समितियों में क्या है? 1989 में संसद ने विभागीय समितियों के लिए एक अधिनियम पारित किया। 1993 में 17 समितियां बनाई गई। फिर 2004 में को बढ़ाकर कर दिया 24। अब इसमें 16 तो है वो होती है लोकसभा में और 8 होती है राज्यसभा में। इसका मतलब ये है कि जो 16 लोकसभा की हम समितियों की बात कर रहे हैं इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा स्पीकर। ठीक है। और जो 8 हैं इनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यसभा का सभापति। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो 16 समितियां वो लोकसभा की हैं और 8 किनकी हैं? राज्यसभा की। प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। और इनका कार्य क्या है कि बजट पेश करने के बाद इन विभागीय समितियों को सौंप दिया जाता है और ये फिर जो अलग अलग विभागों को जो बजट आवंटित किया जाता है उसकी ये समीक्षा करती हैं। और एक समिति एक से अधिक विभागों के बजट की समीक्षा भी कर सकती है। इसके बाद है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। कौन सी है? कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति। जो कार्य मंत्रणा समिति है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये लोकसभा और राज्यसभा के लिए अलग अलग होती हैं। लोकसभा की अलग होगी, राज्यसभा की अलग होगी। जो लोकसभा की होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। राज्यसभा वाली में 11 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा स्पीकर और इसके अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा चेयरमैन, राज्यसभा के सभापति। अब दोनों सदनों में अलग अलग समिति है तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य है कि सदन के जो दैनिक कार्यक्रम होते हैं, दैनिक कार्यक्रम का निर्धारण करने का कार्य इस समिति के द्वारा किया जाता है कि किस दिन किस विषय पर चर्चा होगी, कौन से बिल पर कब चर्चा होगी, इन सब के बारे में जो डेली का रूटीन वर्क है उसके बारे में निर्धारण करने का काम कौन करती है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो कार्य मंत्रणा समिति दोनों सदनों के लिए अलग अलग होती है। लोकसभा में 15 सदस्य अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। राज्यसभा में 11 सदस्य अध्यक्षता करते हैं राज्यसभा के सभापति। और यह सदन के दैनिक कार्यक्रमों का निर्धारण करती हैं। उसके बाद एक है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। इनके हम चेयरमैन देखेंगे कि ये चेयरमैन कौन होते हैं। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल, इसके चेयरमैन होते हैं डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के उपाध्यक्ष। एक होती है रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के स्पीकर। और जनरल पर्पस कमेटी, इसके चेयरमैन भी होते हैं लोकसभा के स्पीकर। तो इनके चेयरमैन ध्यान रखना कि बाई चांस इनके पूछ ले कि इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं।
तो ये हो गई हमारी स्थायी समितियां। उसके बाद हम अस्थायी समितियों में तो चर्चा करने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि अस्थायी समितियां जो है इनका कुछ विशेष उद्देश्य के लिए इनका गठन किया जाता है। कि कोई भी विधेयक आएगा तो उस विधेयक के लिए एक तो प्रवर समिति बनती है। कोई भी विधेयक होता है तो उसके लिए एक तो प्रवर समिति बनाई जाती है और एक जो है संयुक्त समिति बनाई जाती है। कि कोई भी विधेयक आएगा तो वो ऐसे ही तो पास हो नहीं जाएगा कि आप संसद में एक विधेयक लेके आए और उसको पास हो गया। कोई भी विधेयक आता है तो उस पर जो समिति, उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, वो उसके पूरे जो भी प्रोविजंस हैं उनको डिटेल में उनको स्टडी करती है, उनके क्या पॉइंट्स हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उन पर सब पर वो डिस्कशन करती है। उसके बाद वापस वो पार्लियामेंट में रखा जाता है। तो किसी भी विधेयक के लिए अस्थायी समितियों का गठन किया जाता है। तो हर विधेयक के लिए अलग अलग समिति बनती है, तो इनको याद करने की इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। एक दो के नाम हम देखें, जैसे कि बोफर्स घोटाला, तो उसके लिए संयुक्त समिति बनाई गई थी। हर्षद मेहता घोटाला, इसके लिए बनाई गई थी। एक 2G घोटाला था। तो जो भी ये कुछ अलग पॉइंट हो जाते हैं, कुछ अलग उद्देश्य हो जाता है, तो उसके लिए समितियां जो बनाई जाती हैं, अस्थायी समितियां। तो ये हमने आज की क्लास में पार्लियामेंट्री कमेटी या संसदीय समितियों के बारे में बात की है। तो ये पॉइंट हमारा पार्लियामेंट के साथ थोड़ा सा स्किप हो गया था। तो ये हमने, वैसे इसका रिलेशन इतना नहीं है कि अगर ये नहीं पढ़ा हो तो आपको पार्लियामेंट समझ में नहीं आएगी। तो ये हमने आज की क्लास में कवर कर लिया है। बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।